कुछ दिन पहले मोदी खेमा कहता था कि हम अब तक गुलामी में थे और सही मायने में स्वतंत्रता आजादी हमें 2014 के बाद में मिली है। आप इतने राहुल गांधी के प्यार में अभी है कि शायद मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आप ऐसा ना कह दे कि सही मायने में सामाजिक आजादी हमें 2022 के बाद में मिली है। आखिर सर आपने राहुल गांधी में ऐसी क्या खूबियां देखी? मैंने पहले ही कहा कि इस देश में जो मूल्य स्वीकार कर हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकारी, भारत ये एकमात्र ऐसा देश है कि जो अंग्रेजों से आजाद होने के बाद आज तक उसमें लोकतंत्र टिका है। अंग्रेजों ने और यूरोप ने करीबन दुनिया के सभी खंडों में राज किया और अंग्रेजों के बारे में तो कहा ही जाता था कि वहां सूरज डूबता नहीं है उनके राज में। किसी भी दूसरे देश में लोकतंत्र टिका नहीं है कंटिन्यूअसली। केवल भारत अपवाद देश है। उसके पीछे का कारण था महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन। और इस देश को पहली जो लीडरशिप मिली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, राजेंद्र प्रसाद की है, दादा भाई नौरोजी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। वो कांग्रेस के नहीं थे, इसके बावजूद वो कायदा मंत्री थे पहले हमारे। ये जो लीडरशिप मिली, आपको ये भी पता होगा सबको, जब्बार पटेल ने जो अम्बेडकर पर फिल्म तैयार की, उसमें ये दृश्य बहुत ही प्रोमिनेंटली उन्होंने रखा। और उसके लिए मैंने उनका जाकर अभिनंदन किया था कि आपके हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि आपने ये दृश्य इसमें कायम रखा। महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं कि अंबेडकर जी को मंत्रिमंडल में आप लीजिए और उनको कायदा मंत्री बनाइए। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विद्वत्ता ज्यादा कहां पर थी? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में थी। उनकी पीएचडी अर्थशास्त्र के क्षेत्र की थी। यानी उनको बनाना चाहिए, उनकी विद्वत्ता के अनुसार तो अर्थमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन उनको कायदा मंत्री बनाने के लिए कहा गया, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी और उनका बड़ा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन समिति के वो सदस्य थे ही, अब अध्यक्ष बने। तो उस कारण ये व्यक्ति ऐसा है, जबकि महात्मा गांधी और हम सोचते हैं कि अंबेडकर जी के बीच में काफी विसंवाद थे। कुछ लोग तो उसका वर्णन झगड़ों जैसा करते। इसके बावजूद गांधी जी ने आग्रह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि आपने इनको कायदा मंत्री बनाना चाहिए। और गांधी जी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लिया और इस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिली, क्योंकि गांधी जी को यह विश्वास था कि ये व्यक्ति ऐसा है जो सामान्य व्यक्ति को न्याय देगा, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कि इस देश के सर्वसामान्य दलित को, सर्वहारा को, स्त्री को, जो भी विषम स्थिति में जीते उन सबको न्याय मिलेगा। और उसी ढंग की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। मैंने ये भी कहा कि आज तक 8 साल के पहले तक केवल एक बार हम लोकतंत्र के खतरे में पड़े थे, इमरजेंसी, और उसके हटाने में मेरा योगदान रहा है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं। और जिन लोगों का हिस्सा रहा है वही आज वही काम कर रहे हैं। यानी मेरे साथ सबसे बड़ा तबका किसका था? आरएसएस के लोगों का था, जनसंघ के लोगों का था। समाजवादी और बाकी लोग तो कम संख्या में थे। भारत में सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी जो जयप्रकाश आंदोलन के में सहभागी थे? आरएसएस के लोग और जनसंघ के लोग। शेठजी भट्ट की पार्टी कही जाती थी। बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, बहुत कम उनके लोग चुनकर आते थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सहभागी होने के बाद में उनका अछूतपन चला गया। लोगों ने उनको स्वीकारना शुरू किया और हमको सही में लगता था कि ये लोग बदल रहे हैं, गांधी जी को मानने लग गए हैं, जयप्रकाश नारायण को मानने लग गए हैं, इनकी विचारधारा में परिवर्तन आया है। और खुद जयप्रकाश नारायण जी को भी ऐसा लगता था कि इन लोगों में परिवर्तन हो रहा। 2008 में ये सभी के सभी मूल्य अभी हमें दिख रहे हैं कि डेंजर में आ गए। ये स्थिति इतनी भयावह पहले नहीं थी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये चॉइस था। वो भांडवल तंत्र पूरी तरह से स्वीकार सकते थे, कैपिटलिज्म के तरीके से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो मान्य नहीं किया। उन्होंने इस देश में मिश्र अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कम्युनिस्टों की हिंसा उन्हें मान्य नहीं थी, उसमें का हुकुम तंत्र उन्हें मान्य नहीं था, लेकिन उनके इक्वालिटी का धोरण उन्हें पूरी तरह से मान्य था। और जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में पूरी की पूरी इतनी बड़ी यंत्रणा खड़ी कर दी, नींव डाली कि ये देश की प्रगति सही माने में हो और सामान्य आदमी को भी न्याय। अब ये सामान्य आदमी को न्याय मिले, इस दिशा में हम जो चल रहे थे, वो आगे चलकर दिन ब दिन कम होते गई। यानी कल्पना ये थी, यानी थोड़ा सा अर्थव्यवस्था की एक बात कहूंगा, पूरे दुनिया में इसी ढंग से विकास हुआ है कि जो कृषक समाज होता है, देहातों में यानी उत्पाद करने वाला समाज जो होता है, उनको कम दाम दिए जाए, उसमें से एक अतिरिक्त मूल्य तैयार किया जाए और ये अतिरिक्त मूल्य औद्योगिक जो उत्पाद होते हैं उनको दिया जाए, उनको ज्यादा नफा दिया जाए। ये डेलिबरेटली सरकार इस ढंग से धोरण निर्माण करते हैं, योजनाएं आंकते हैं, इस ढंग से निर्णय लेते हैं और इस कारण उद्योगों में ज्यादा नफा होने के कारण उसका विकास तेजी से बढ़े। ये जो एक धोरण होता है, एक योजना होती है, इसका भी स्वीकार हमने किया। पूरे दुनिया में इसी ढंग से विकास हुआ है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अलग अलग ढंग के कायदे कानून लाए, जिसके जरिए वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ढंग से हो, इन पर ज्यादा टैक्स लगे वगैरह वगैरह सब किया था। उदारीकरण के बाद में ये प्रक्रिया पूरी तरह से उल्टी हो गई। हमने करीबन खुले भांडवल तंत्र को, खुले कैपिटलिज्म को छूट दे दी। उसके परिणाम कुछ हिस्से में बड़े पैमाने पर अमीरी बढ़ेगी, 10%, 20%, 30%, मध्यम वर्ग को भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन बाकी 70% तबका गरीब होते जाएगा, ये स्पष्ट था। लेकिन बीच में जो एक कल्याणकारी योजनाएं आई, पूरे कल्याणकारी अर्थशास्त्र आया, उसमें यही कल्पना थी कि जब ज्यादा एक तरफ इकट्ठा होता है पैसा, तो टैक्स के स्वरूप से वो निकाला जाए और गरीबों तक पहुंचे, ये व्यवस्था की जाए, इसलिए ये डिस्पैरिटी कम रहे। उस दिशा में हमारा देश चल रहा था, वो हमने बदल दिया, जिसको जागतिकीकरण कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह के जमाने में उसको थोड़ा थोड़ा बफर करने का प्रयास किया जाता था। ये सभी प्रकार के बफर्स गए 8 सालों में खत्म हो। खुली छूट है यहां कैपिटलिज्म। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही निर्णय लेते हैं, करोड़ों लाखों लाखों करोड़ बैंक से माफ कर देते हैं इन बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को, जिसको हम एमपीए कहते हैं, एनपीए कहते हैं। और गरीबों को, किसानों को, ये सभी जो चीजें हैं ना, तो आपके मन में आपने जो सवाल पूछा कि कहीं आप ना ये कह दे कि 8 साल में सोशल क्रांति हुई है। क्रांति तो इस देश में उस दिशा में हो ही रही थी, नेहरू जी के जमाने में तो हुई थी। हालांकि मेरा खुद का मत है कि गांधीयन अर्थशास्त्र इस देश में अमल में लाना चाहिए था, वो बहुत बेटर होता भारत की प्रगति के लिए। उसके बारे में मैंने सीरीज की सीरीज की है यूट्यूब चैनल पर, गांधी जी का जो हिंद स्वराज्य किताब है उसको आधार लेकर। लेकिन फिर भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो जिस ढंग की अर्थव्यवस्था स्वीकारी थी, उसमें उन्होंने इस देश के गरीब का, किसानों का बहुत विचार किया था। वो विचार ही आज हमने छोड़ दिया है। आज हमारा पूरा सरकारी तंत्र, सरकारी योजनाएं, सरकारी नियोजन, ये भांडवल तंत्र को प्रोत्साहन देने के लिए और उनकी जेबें भरने के लिए काम करता है। तो ये डेंजर से कौन बचाएगा? हम ही बचाएंगे ना। मैं राहुल गांधी को राहुल गांधी कर कर समर्थन नहीं दे रहा। हम लोगों को इकट्ठा होने का एक अवसर है, उसलिए मैं समर्थन दे रहा हूं। वो केवल प्रतीक है कि ये जो विचारधारा है,
कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो 4 मूल्य है, उस पर विश्वास रखने वाला और उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करने वाला एक व्यक्ति कर कर उनके पीछे इस देश के हर व्यक्ति ने खड़ा होना चाहिए, जिसको ऐसा लगता है कि इस देश में इक्वेलिटी रहनी चाहिए, फ्रेटर्निटी रहनी चाहिए, लिबर्टी रहनी चाहिए और हर प्रकार का जस्टिस हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसलिए मैं समर्थन कर, और ये कर्तव्य जैसा तब कर्तव्य था, तब तो मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरी जिंदगी के 2 साल बर्बाद हुए उसमें। लेकिन उसके पहले तो स्वतंत्रता आंदोलन में कई लोगों की पूरी जिंदगियां बर्बाद हुई थी, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली थी। मैं तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पैदा हुआ हूं, उसके फायदे उठाने वाला व्यक्ति हूं। उस समय मेरा कर्तव्य था, आज मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है। अगर आज ये आशा इस देश में निर्माण हो रही है, सब मेरे जैसे विचार करने वाले लोग, और जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, डर कर दुबक कर बैठे हैं, या फिर जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, महंगाई के परिणाम तो भुगत रहे हैं, पेट्रोल की दरें भुगत रहे हैं, गैस की बढ़ी हुई दरें भुगत रहे हैं, बेरोजगारी भुगत रहे हैं, घर घर के बच्चे बेरोजगार हैं, पहले थे जो रोजगार वो भी गायब हो चुके हैं कोरोना के बाद में। ये सब स्थिति भुगतने वाले लोगों के सामने समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, उनके सामने एक आशा का चित्र निर्माण हो रहा है, इकट्ठा होने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और आप विचार करो ना 18 करोड़ मुसलमानों का इस देश का, अगर गलती से मैं और आप अगर मुसलमान घर में पैदा होते, क्या पैदा होना हमारे हाथ में होता है? किस धर्म में हमने पैदा होना चाहिए हम चूज करते हैं? अगर गलती से इस देश के जो 18 करोड़ मुसलमान हैं उनके घर में अगर हम गलती से पैदा हो जाते, तो आज हमें कैसा महसूस होता? क्या महसूस होता? चॉइस था ना उनको पाकिस्तान जाने का, नहीं गए ना, वो रहे ना, उन्होंने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखा ना, सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रखा ना। आज उनकी अवस्था क्या है? उनको क्या लगता होगा? क्या हम इस देश के नागरिक हैं? किस ढंग का वातावरण हमने निर्माण किया है? ये वातावरण पहले था कभी इस देश में? आपकी भी उम्र अभी 40-45 के ऊपर हो चुकी है। आपने कभी ये वातावरण इसके पहले देखा? हाँ, हिंदू मुस्लिम छुटपुट दंगे होते थे इस देश में, लेकिन इस देश के मुस्लिम लोग को लगे, क्रिश्चियन को लगे कि ये देश मेरा है ही नहीं, मैं यहाँ का दुय्यम नागरिक हूं। ऐसा लगे, ऐसा वातावरण पहले कभी था? फ्रेटर्निटी इतनी खतरे में कभी आई थी? इक्वालिटी कभी इतने खतरे में आई थी? इमरजेंसी में भी नहीं आई थी। इमरजेंसी में केवल एक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का संकोच हुआ, बाकी चीजों पे कमी नहीं आई थी, बाकी मूल्यों पर आंच नहीं आई। या तो ये चारों मूल्यों पर आंच आ रही, और इसलिए जिसे जिसे ऐसा लगता है कि इस देश में स्वतंत्रता कायम रहनी चाहिए, 2000 साल बाद पहली बार हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, पहली बार हमारा आवाज हमें निकालने का अधिकार प्राप्त हुआ है, अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त हुआ है, समान संधि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, समान अवसर मिले इसलिए हमें चिल्लाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस देश में हर व्यक्ति जो पैदा हुआ, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी पंथ का हो, चाहे किसी जाति का हो, उसके साथ भाईचारा रखकर इस देश में हमने जीना चाहिए। ऐसा जिस जिस व्यक्ति को लगता है उसने उसने इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और मैं लोगों के सामने अपना मत रख रहा हूं। सर अब जो भी मेरे कार्यकर्ता है, हाँ, मैंने 10,000 के ऊपर व्याख्यान दिए हैं, सुनने वाले श्रोता है, मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सहभागी है, और जो लोग YouTube के चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग सुनते आए हैं, उन सभी को मैं आह्वान करता हूं कि आप खुद विचार कीजिए और खुद निर्णय लीजिए और इसका हिस्सा बनिए।